स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे बिजनेस की कह सकते हैं कि चीर फाड़ करने वाले हैं जो भारत की सड़कों की जान है। ट्रक्स, बसें और पिकअप्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस की, जो अब डिमर्जर के बाद एक नई पहचान टीएमसीवी के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हो चुका है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हमारे सामने है कंपनी के ताज़ा तिमाही नतीजे, उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट की कमेंट्री। और सवाल एक ही है, सालों की मुश्किलों के बाद क्या टाटा मोटर्स का कमर्शियल बिजनेस अब सच में एक अनस्टॉपेबल मनी मेकिंग मशीन बन गया है? चलिए इन दावों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि एक रिटेल निवेशक के लिए इस कहानी में क्या छिपा है। तो चलिए सबसे पहले उन हेडलाइन नंबर्स से शुरू करते हैं जो हर जगह छाए हुए हैं। Q2 में कंपनी ने 97,000 गाड़ियां बेची, जो पिछले साल से 12% ज्यादा है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि पूरी इंडस्ट्री ही ऊपर जा रही है? यही तो दिलचस्प बात है। ऐसा नहीं है। ये जो 12% की ग्रोथ है, ये असल में पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ से ज्यादा है। अच्छा। हाँ, मतलब टाटा मोटर्स सिर्फ लहर के साथ ऊपर नहीं उठ रही, बल्कि वो बाजार से हिस्सेदारी, आप कह सकती हैं, छीन रही है। ओके। लेकिन कहानी सिर्फ कितनी गाड़ियां बिकी उस पर खत्म नहीं होती। असली खेल तो पैसों का है। इस तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 18,400 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 6.6% ज्यादा है। ठीक है, तो सेल्स बढ़ रही है और मार्केट शेयर भी, लेकिन एक निवेशक के तौर पे मेरी दिलचस्पी तो मुनाफे में है। क्या बढ़ती सेल्स के साथ कंपनी की कमाई भी बढ़ रही है? क्योंकि हमने कई कंपनियों को सिर्फ सेल्स बढ़ाने के चक्कर में डिस्काउंट देकर अपना मार्जिन बर्बाद करते देखा है। बहुत सही सवाल है, और यहीं पर टाटा मोटर्स की कहानी और मजबूत हो जाती है। बात करते हैं ईबीडीआ मार्जिन की। इसे आप कंपनी की असली ऑपरेशनल कमाई समझ सकते हैं, इससे पहले कि बैंक के ब्याज और सरकारी टैक्स का हिसाब हो। इस तिमाही में कंपनी का ईबीडीआ मार्जिन 12.2% रहा है। 12.2%। इसे समझने के लिए कोई पैमाना है? क्या ये अच्छा है, बुरा है या ठीक ठाक है? ये शानदार है। ऑटो जैसे भारी भरकम बिजनेस में, जहां फैक्ट्री, मशीनरी और लेबर का बहुत खर्चा होता है, वहां 10% से ऊपर का ऑपरेशनल मार्जिन बहुत अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ गाड़ियां नहीं बेच रही, बल्कि हर गाड़ी पर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही है। और एक आंकड़ा है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। कौन सा? वो है ROCE, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 45% पर है। 45%? इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी अपनी फैक्ट्री और मशीनों में लगाए हुए हर 100 रुपए पर एक साल में 45 रुपए का ऑपरेशनल प्रॉफिट कमा रही है। वाह! इस इंडस्ट्री के लिए ये एक असाधारण नंबर है। ये बताता है कि मैनेजमेंट अपने संसाधनों का, अपनी पूंजी का कितनी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और कंपनी अपने पैसे का भी सही इस्तेमाल कर रही है। पर सवाल वही है, ये जादू हो कैसे रहा है? इस ग्रोथ के पीछे असली इंजन कौन से हैं? देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। एक बड़ा और तात्कालिक कारण था जीएसटी दरों में कटौती। सरकार ने जैसे ही रेट्स घटाए, टाटा मोटर्स पहली कंपनी थी जिसने बिना इंतजार किए इसका पूरा फायदा सीधे ग्राहकों को पास कर दिया। अच्छा। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ियों की कीमतें कम कर दी। मतलब उन्होंने सिर्फ सरकारी नियम का पालन नहीं किया, बल्कि सबसे तेज चलकर एक तरह से मार्केट में गुडविल बना ली। एक स्मार्ट मार्केटिंग मूव। बिल्कुल, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था जिसने सेंटिमेंट को बूस्ट किया, और इसका असर हमें अलग-अलग सेगमेंट में साफ दिखता है। भारी कमर्शियल वाहनों यानी बड़े ट्रकों के सेगमेंट को देखिए। HCVs। हाँ, HCVs। इस सेगमेंट में पूरी इंडस्ट्री 2% से बढ़ी, लेकिन टाटा मोटर्स की बिक्री 5% बढ़ी। यानी डबल से भी ज्यादा। हाँ, साफ तौर पे मार्केट शेयर जीता गया है। और अगर हम मीडियम और लाइट कमर्शियल वाहनों की बात करें, ILMCV। जी, ILMCV, तो वहाँ कहानी और भी बेहतर है। इंडस्ट्री 11% बढ़ी और टाटा मोटर्स 15% से भागी। तो दोनों ही मुख्य ट्रक सेगमेंट में कंपनी इंडस्ट्री को पछाड़ रही है। लेकिन मुझे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक और नंबर देखा था जो इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा था, एक्सपोर्ट्स। वहां तो 75% की ग्रोथ है। क्या ये सच है या सिर्फ आंकड़ों का खेल है, क्योंकि पिछले साल का बेस बहुत कम था? आपका शक जायज है। अक्सर बड़े ग्रोथ परसेंटेज के पीछे लो बेस इफेक्ट ही होता है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है।
हाँ, बेस कम था, लेकिन 75% की बढ़ोतरी सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि कंपनी ने अपनी पुरानी सप्लाई चेन की दिक्कतों को सुलझा लिया है और अब वो विदेशी बाजारों में दोबारा अपनी पकड़ बना रही है। बांग्लादेश, नेपाल, मिडल ईस्ट और अफ्रीका जैसे बाजारों में कंपनी अब प्री कोविड लेवल पर बिजनेस कर रही है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है डी रिस्किंग। ठीक है, तो सेल्स की कहानी मजबूत है, लेकिन जैसा कि हर अनुभवी निवेशक कहता है, सेल्स इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट कैश इज रियलिटी। तो क्या कंपनी सच में कैश कमा रही है या ये सब बस कागजों पर अच्छा दिख रहा है? अब हम कहानी के सबसे मजबूत हिस्से पर आ रहे हैं, कैश फ्लो। सिर्फ इस एक तिमाही में सारे खर्चे और नए निवेश निकालने के बाद कंपनी के हाथ में 2200 करोड़ रुपए का फ्री कैश आया है। एक तिमाही में 2200 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और अगर हम साल की पहली छमाही का देखें तो कुल फ्री कैश फ्लो 4170 करोड़ रहा है, जो मैनेजमेंट के मुताबिक कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा है। कमाल है। और इस कैश फ्लो का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला है? सालों तक भारी कर्ज में डूबी रहने के बाद टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस अब कंसोलिडेटेड लेवल पर एक नेट कैश कंपनी बन गया है। नेट कैश मतलब अब कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है? उससे भी बेटर, इसका मतलब है कि कंपनी के पास जितना कुल कर्ज है उससे 1200 करोड़ रुपए ज्यादा कैश उसके बैंक अकाउंट में पड़ा है। वाह। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कंपनी को भविष्य में किसी भी आर्थिक मंदी से लड़ने की ताकत और नए अवसरों में निवेश करने की आजादी देता है। यहाँ तक तो कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी लग रही है। शानदार सेल्स, बेहतरीन प्रॉफिट, रिकॉर्ड तोड़ कैश फ्लो और कंपनी कर्ज मुक्त होकर कैश पॉजिटिव हो गई है। लेकिन तभी कहानी में एक विलन की एंट्री होती है। मैंने कई फाइनेंशियल वेबसाइट्स पर देखा कि कंपनी ने कंसोलिडेटेड लेवल पर 600 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ इतना अच्छा है तो ये घाटा कहाँ से आया? यहीं पे ज्यादातर रिटेल निवेशक धोखा खा जाते हैं। वे सिर्फ हेडलाइन देखते हैं, टाटा मोटर्स को घाटा, हाँ, और घबरा जाते हैं। ये सच है कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 600 करोड़ रुपए का घाटा दिख रहा है, लेकिन इसकी वजह कंपनी का ट्रक बेचने का बिजनेस नहीं है। अच्छा। जिसे मार्क टू मार्केट लॉस कहते हैं, MTM लॉस। इस केस में ये 2000 करोड़ का MTM लॉस है। मार्क टू मार्केट लॉस, ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? मान लीजिए मुझे अकाउंटिंग की ज्यादा समझ नहीं है। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आपने सोने का एक बिस्किट 50,000 रुपए में खरीदा। ठीक है। आपकी किताबों में उसकी कीमत 50,000 रुपए है। हम्म, अब अगर बाजार में सोने का भाव गिरकर 45,000 रुपए हो जाता है, तो अकाउंटिंग के नियम कहते हैं कि आपको अपनी किताबों में भी उसकी कीमत घटाकर 45,000 रुपए दिखानी होगी। अच्छा। आपको जो 5,000 रुपए का नुकसान हुआ वो कागज पर हुआ है। आपकी जेब से कोई पैसा नहीं गया क्योंकि आपने बिस्किट बेचा नहीं है। समझ गया। यही मार्क टू मार्केट लॉस है। तो टाटा मोटर्स के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ? एकदम सही। टाटा मोटर्स फाइनेंस का विलय टाटा कैपिटल में हुआ था। बाद में जब टाटा कैपिटल का IPO आया तो उसका लिस्टिंग प्राइस उस वैल्यूएशन से कम था जो विलय के समय आंका गया था। तो नियमों के मुताबिक टाटा मोटर्स को टाटा कैपिटल में अपनी हिस्सेदारी की वैल्यू को कागजों पर कम करके दिखाना पड़ा। ये 2000 करोड़ का घाटा एक कागजी घाटा है। कंपनी की तिजोरी से कोई कैश बाहर नहीं गया। तो अगर हम इस कागजी घाटे को हटा दें तो कंपनी का असली प्रॉफिट क्या है? अगर हम इस 2000 करोड़ रुपए के अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को हटा दे तो कंपनी का असली यानी अंडरलाइंग PBT 1500 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब 600 करोड़ का घाटा नहीं बल्कि 1500 करोड़ का मुनाफा। बिल्कुल। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि निवेशक सिर्फ हेडलाइन पढ़कर फैसला ना करे, बल्कि उसके पीछे की वजह को समझें। इस मामले में कंपनी का कोर बिजनेस बहुत मजबूती से प्रॉफिट कमा रहा है। ये एक जबरदस्त इंसाइट है। इसने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी। खैर, ये सब तो हुई आज की बात। नंबर्स कमाल के हैं, कैश फ्लो मजबूत है, लेकिन एक निवेशक तो भविष्य में पैसा लगाता है। क्या कंपनी के पास कोई ऐसा प्लान है जिससे ये रफ्तार अगले 2-4 साल तक बनी रहे? थोड़ा कम हुआ था, उसे वापस पाने के लिए कंपनी ने हाल ही में 3 बड़े सरकारी टेंडर जीते हैं। अच्छा। हाँ, जिससे आने वाली तिमाहियों में बस की बिक्री को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन कमर्शियल व्हीकल बिजनेस तो बहुत साइक्लिकल होता है। मतलब जब अर्थव्यवस्था तेज होती है तो ट्रक खूब बिकते हैं और जब मंदी आती है तो बिक्री ठप हो जाती है। क्या कंपनी इस साइकिल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कुछ कर रही है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है
और यहीं पर कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन दिखता है। वो अब सिर्फ गाड़ियां बेचने के बिजनेस में नहीं है। उनका फोकस नॉन साइक्लिकल बिजनेस पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्पेयर पार्ट्स, सर्विस और फ्लीट एज जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आने वाली कमाई अब कुल रेवेन्यू का एक स्वस्थ डबल डिजिट हिस्सा बन चुकी है। ये फ्लीट एज प्लेटफॉर्म असल में काम कैसे करता है? क्या ये एक तरह का सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल है ट्रकों के लिए? आपने बिल्कुल सही समझा। सोचिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसके पास 100 ट्रक हैं। फ्लीट एज के जरिए वो अपनी हर गाड़ी को लाइव ट्रैक कर सकती है, देख सकती है कि कौन सा ड्राइवर कितना डीजल इस्तेमाल कर रहा है, गाड़ी की अगली सर्विस कब है और पास का सर्विस सेंटर कहाँ है, ये सब। बिल्कुल। यह सिर्फ एक गाड़ी बेचना नहीं है, ये एक रिश्ता बनाना है जो सालों तक सर्विस और सब्सक्रिप्शन के रूप में रेवेन्यू देता रहता है। चाहे नई गाड़ियों की बिक्री कमी क्यों ना हो। एग्जैक्टली। और भविष्य यानी इलेक्ट्रिक वाहनों के मोर्चे पर क्या चल रहा है? ईवी एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है। कंपनी का छोटा कमर्शियल ईवी एस प्रो ईवी बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा सरकार के बड़े पीएम ई ड्राइव टेंडर में भी कंपनी एक कंसोर्शियम के जरिए हिस्सा ले रही है। मैनेजमेंट ने साफ किया है कि इस टेंडर की शर्तें पहले से बेहतर है, जिसमें पेमेंट सिक्योरिटी और एसेट लाइट मॉडल शामिल है, जिससे कंपनी के लिए रिस्क बहुत कम हो जाता है। और कंपनी के कुछ बड़े रणनीतिक कदमों के बारे में क्या? मैंने आईवी को खरीदने की खबरें भी सुनी थी। हाँ, 2 बड़े कदम हैं। यूरोप की बड़ी ट्रक कंपनी आईवी को खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। अगर ये डील पूरी होती है तो ये टाटा मोटर्स को ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बना देगी, खासकर टेक्नोलॉजी और यूरोपियन मार्केट में पहुंच के मामले में। सही कहा। इसके साथ ही डिजिटल लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कंपनी ने फ्रेट टाइगर नाम के स्टार्टअप में अपना निवेश बढ़ाकर 284 करोड़ रुपए कर दिया है। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी तैयारी कर रही है। ठीक है, तो कहानी अब तक तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट पर सिर्फ अच्छी बातें नहीं करते। हर निवेश में कुछ जोखिम भी होते हैं। इस चमक दमक के पीछे क्या कोई खतरे हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, एक बैलेंस्ड व्यू रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा रिस्क तो इस इंडस्ट्री का स्वभाव ही है। ये साइक्लिकल है। अगर कल को ब्याज दरें बहुत बढ़ जाती है या आर्थिक मंदी आती है तो ट्रकों की डिमांड पर सीधा असर पड़ेगा। सही बात है। दूसरा, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अशोक लेलैंड एक बहुत मजबूत खिलाड़ी है और वो चुप नहीं बैठेगा। और तीसरा रिस्क है रॉ मटेरियल की कीमतें। स्टील और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स की कीमतें बढ़ने से कंपनी के मार्जिन पर दबाव आ सकता है। और क्या मैनेजमेंट ने इन रिस्क को कम करने के लिए कोई प्लान बताया? हाँ, कुछ हद तक। जैसा हमने डिस्कस किया, नॉन साइक्लिकल बिजनेस को बढ़ाना इसी साइक्लिकल रिस्क को कम करने की एक रणनीति है। रॉ मटेरियल के कीमतों से निपटने के लिए कंपनी कॉस्ट कटिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर लगातार काम कर रही है, जैसा कि हमें उनके 12.2% के ईबिटडा मार्जिन में दिखता भी है। लेकिन कंपटीशन और मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क तो हमेशा बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस एक मजबूत स्थिति में दिख रहा है। कोर बिजनेस दमदार है, बैलेंस शीट फौलादी है और भविष्य की रणनीति भी साफ है। लेकिन रिस्क्स भी अपनी जगह है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वैल्यूएशन। क्या ये सब अच्छी बातें पहले से ही शेयर प्राइस में शामिल हैं? यही पर एक निवेशक के लिए असली पहेली है। कहानी के सारे पहलू मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम स्क्रीनर के डेटा को देखें तो इस स्टॉक का पीई रेशियो अभी 483 के आसपास है। 483? ये तो बहुत ही ज्यादा है। परंपरागत रूप से तो 20-25 का पीई भी ज्यादा माना जाता है। इतना ज्यादा पीई क्यों है? इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि बाजार यह मानकर चल रहा हो कि डीमर्जर के बाद कंपनी की ग्रोथ असाधारण रूप से तेज होगी। शायद बाजार ईवी, आइवेको डील और डिजिटल बिजनेस की भविष्य की कमाई को आज ही कीमत दे रहा है। या ये भी हो सकता है कि डीमर्जर के बाद की शुरुआती उत्साह में स्टॉक थोड़ा ओवरवैल्यूड हो गया हो। हाँ, ये भी एक संभावना है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कंपनी की ये शानदार परफॉर्मेंस और भविष्य की सारी उम्मीदें पहले से ही इसके शेयर प्राइस में शामिल हो चुकी हैं? क्या यहां से और ऊपर जाने की गुंजाइश बची है? यही $1 मिलियन सवाल है। इसका जवाब हर निवेशक को अपनी रिसर्च और रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर खुद ढूंढना होगा। क्या आप एक ऐसी शानदार कंपनी के लिए प्रीमियम कीमत चुकाने को तैयार हैं या आप एक बेहतर एंट्री पॉइंट का इंतजार करना चाहेंगे? इस सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया होगा, जहां हमने सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि उनके पीछे की कहानी को भी समझने की कोशिश की। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें,
अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टॉक स्ट्रीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप अगले वीडियो में किस स्टॉक का इसी तरह का पोस्टमार्टम देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली बार।